आपका जो जर्नी है सर, जो एक्टिंग, डायरेक्शंस ये क्या बचपन से शुरू हो गया या कोई चीज़ आपको ऐसा स्ट्राइक हुआ या कोई चीज़ जिसमें आपने इस फ़ील्ड में आप आना चाहे और आए आप उसमें? अ, देवाशीष जी, ऐसा होता है कि इंसान के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कई बार उसको इंस्पायर करती हैं, कई बार कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वो प्रभावित हो जाता है। तो हम लोग भी जब कॉलेज में थे, स्कूल्स में थे, तो थिएटर प्ले देखना, फ़िल्में देखना, ये सब देखने के बाद ऐसा लगता था कि यार ये कलाकार कैसे एक कैरेक्टर के अंदर इतनी डीपली घुस जाते हैं कि एक कैरेक्टर को बिल्कुल मतलब अलग तरीके से कैसे प्रेज़ेंट कर सकते हैं। और धीरे-धीरे करके वो सब चीज़ें हमारे अंदर भी आनी शुरू हो गई और हमने सोचा कि अगर सब कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली यार हम भी मतलब कर सकते हैं। थिएटर में कहते हैं कि शायद थिएटर में जो एक्टिंग करता है वो मास्टर्स होते हैं। एक्टिंग के मास्टर्स बनते हैं, उसकी एक्टिंग की बारीकियाँ बहुत अच्छी तरह से पता होता है। क्या ये वाक़ई सच है क्या सर? थिएटर एक ऐसा माध्यम है जिसमें क्या होता है कि एक अगर हमने कोई प्रोडक्शन शुरू की और उसमें कोई एक कैरेक्टर किसी एक शख्स को दिया गया है, तो उसकी हम रिहर्सल रेगुलर करते हैं और मुझे लगता है कि 2-3 महीने तक उसी एक प्ले को लेके हम लोग रिहर्स करते चले जाते हैं, रिहर्स करते चले जाते हैं। उसमें हम सामने वालों को भी देखते हैं कैसे एक्टिंग कर रहा है, डायरेक्टर कैसे डायरेक्शन दे रहा है। तो आपकी एक इंटीमेसी, आपकी आपस में तालमेल बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। सर थिएटर में तो रीटेक नहीं होता सर थिएटर में हाँ, ये ज़ाहिर-सी बात है और कि कैमरा के सामने आप दोबारा कर लोगे। हाँ। तो चैलेंजेस क्या है सर इसमें? कुछ चीज़ें रह गई सर मैं आपसे जानना चाह रहा था और कुछ एक्टिंग के बारे में। आपका तो नाम सुनते ही सर एक्टिंग, डायरेक्शंस, कैमरा, लाइट ये सारा चीज़ आता है। तो ये पहले जो पॉडकास्ट भी मैंने किया था, जो स्टार्ट किया था, हुँ। उसकी भी इंस्पिरेशन आप ही हो सर मेरे लिए। अरे, अरे! क्या बात है। तो आपने बताया कि कैसे करना है, कुछ नहीं करने करना। की इच्छा होनी चाहिए इंसान की, चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। सब ब्लेसिंग है सर आपका। वो राम राम अपना आपने सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर ये जो आपका जो जर्नी है सर, जो एक्टिंग, डायरेक्शंस ये क्या बचपन से शुरू हो गया या कोई चीज़ आपको ऐसा स्ट्राइक हुआ या कोई चीज़ जिसमें आपने इस फ़ील्ड में आप आना चाहे और आए आप इसमें? अ, देवाशीष जी, ऐसा होता है कि इंसान के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कई बार उसको इंस्पायर करती हैं, कई बार कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वो प्रभावित हो जाता है। तो हम लोग भी जब कॉलेज में थे, स्कूल्स में थे, तो थिएटर प्ले देखना, फ़िल्में देखना, ये सब देखने के बाद ऐसा लगता था कि यार ये कलाकार कैसे एक कैरेक्टर के अंदर इतनी डीपली घुस जाते हैं कि एक कैरेक्टर को बिल्कुल मतलब अलग तरीके से कैसे प्रेज़ेंट कर सकते हैं। और ब धीरे-धीरे करके वो सब चीज़ें हमारे अंदर भी आनी शुरू हो गई और हमने सोचा कि अगर सब कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली यार हम भी मतलब कर सकते हैं। और था, शौक था बचपन से वैसे। फिर धीरे-धीरे फ़िल्में देखते रहे, अपना थिएटर के शोज़ देखते रहे, फिर काफ़ी कोशिश करने के बाद स्कूल में, कॉलेज में हम लोगों ने में ड्रामे में पार्ट करना शुरू किया। फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो हमें पता चला कि मंडी हाउस में एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की संस्था है, जो मतलब प्रोफ़ेशनल तरीके से एक्टिंग। एक्टिंग के बारे में आपको सिखाते हैं। तो वहाँ गए हम लोग, मैं 10वीं या 11वीं में पढ़ता था मेरे ख़्याल से उस वक़्त। अच्छा। तो वहाँ जाकर मैंने जब पता लगाया, तो पता लगा कि ग्रेजुएशन के बाद आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो अब इस दौरान मेरे पास 3 या 4 साल थे। मैंने कहा यार ब 3-4 साल तो इंतज़ार करना बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। तो फिर मैंने वहाँ एक ग्रुप जॉइन किया और उस ग्रुप के साथ मैंने काफ़ी सारे थिएटर शोज़ किए और धीरे-धीरे करके और लोगों से भी मुलाकात होती रही और इस तरीके से ये जर्नी मेरी शुरू हुई एज़ एन एक्टर। पहला एक्टिंग क्या मिला सर आपको? पहला मैंने एक शो किया था, आपने शायद विनोद दीक्षित जी का नाम सुना होगा। नाम तो सुना है सर। शीला दीक्षित जी के हस्बैंड हस्बैंड थे वो, हस्बैंड तो थे, हाँ। उन्होंने एक प्ले लिखा था किलाए मुबारक। अच्छा। तो उस प्ले में मुझे मिर्ज़ा ख़िज़र सुल्तान की एक भूमिका मुझे मिली और उस प्ले को डायरेक्ट किया था रिनोन्ड डायरेक्टर, दिल्ली के बहुत जाने-माने डायरेक्टर थे, अमिताभ दास गुप्ता।
तो उनकी वाइफ भी उस वक्त उनके साथ डायरेक्शन में ही थी, नूर ज़हीर, नादिरा ज़हीर बब्बर की छोटी बहन है वो। तो उन लोगों के साथ मैंने अपना पहला नाटक किया था। फिर उसके बाद काफ़ी सारे अलग-अलग ग्रुप्स के साथ जुड़ता चला गया और इस तरीके से मेरा ये सफ़र धीरे-धीरे बढ़ता फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के काफ़ी डायरेक्टर्स के साथ मुलाकात हुई। फिर श्रीराम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर में मैंने एज एन मतलब स्टूडेंट अच्छा। वहाँ मैंने एडमिशन लिया। मैंने कहा नहीं यार, कुछ प्रोफेशनल चीज़ें होनी चाहिए ताकि मतलब जब तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लायक हम नहीं होते तो चलो ये कर लेते हैं। तो मैंने फिर श्रीराम सेंटर से एक्टिंग कोर्स किया। उसके बाद उसके साथ ड्यूरिंग मतलब एक्टिंग कोर्स के दौरान ही 2-3 प्ले उनके साथ किए और फिर उसके बाद मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की कुछ एक वर्कशॉप्स की। फिर मुझे एज एन एक्टर उन दिनों ना सीरियल बहुत सारे बनते थे दिल्ली में। सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो आपने श्री राम सेंटर बोला और आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये दोनों में एक्टिंग कोर्सेज़ में बहुत फ़र्क है क्या सर? हाँ, एक्चुअली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक डिग्री है जो 3 साल आपको वहाँ पर एक्टिंग करने के बाद वो देते हैं और ये छोटे डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं जैसे श्रीराम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर में 1 साल का, 2 साल का। तो उसमें आपको खाली एक डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं, तो बाकी चीज़ें वही होती हैं। वो थोड़ा-सा उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, उसमें अपना आपको टाइम ज़्यादा मिलता है करने के लिए और इसमें डिप्लोमा कोर्सेज़ में आपको तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ में आपको अलग-अलग तरीके से चीज़ें वही सिखाई जाती हैं, लेकिन हाँ थोड़ा-सा फ़र्क होता है उसमें। एक ब्रांड का फ़र्क होता है क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक्टर के अंदर अगर चीज़ें हैं, एक्टर अगर कुछ करना खुद से कुछ करना चाहेगा, तो ब्रांड कुछ नहीं होता है, चीज़ें अपने आप बनती चली जाती हैं और चाहे आप जितनी बड़ी संस्था के साथ मर्ज़ी काम कर लें, अगर आपके अंदर काम करने की इच्छा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत लंबा समय तक काम कर मतलब पाएँगे। स्किल के साथ-साथ मेहनत भी ज़रूरी है। मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख़्याल से और एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है मुझे लगता है जितना इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम उसमें रिहर्स करेंगे, चीज़ों को रिपीट करेंगे डे बाय डे तो आपके अंदर वो इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है आती चली जाती है। जैसे कहते हैं बचपन से मेरा शौक नहीं है, बचपन से मुझे कोई ऐसे एक्टिंग का कोई शौक नहीं था। अगर मैं एक टाइम के बाद मुझे लगा कि एक्टिंग करना है, मुझे थोड़ा सीखना है, हुँ। तो क्या ये मुमकिन है सर? हाँ, ज़ाहिर बात है अगर आपके अंदर काम करने की ये इसकी कोई उम्र ही नहीं होती है। एक्टिंग एक ऐसी फ़ील्ड है, मुझे लगता है वर्ल्ड की सबसे वास्ट फ़ील्ड एक्टिंग ही है। इसमें हर वो किरदार, जो एक आम आदमी खाली एक किरदार को पूरी ज़िंदगी में निकाल देता है, इसमें आप हज़ारों किरदार एक्टिंग के दौरान कर सकते हैं और उसमें आप कभी डॉक्टर, कभी वकील, कभी आप लॉयर, कभी आप इंजीनियर, कभी जो आपको कैरेक्टर दिया जाता है, आप उसको कोशिश करते हैं कि उस कैरेक्टर को डीपली उस कैरेक्टर में जाके उसको आत्मसात कर लें, वैसा करने की कोशिश करें और वो कैरेक्टर जब आप करते हैं, तो आपको लगता है कि आप इंजीनियर ही हैं बेसिकली या आप डॉक्टर हैं बेसिकली या आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक प्रोफ़ेसर हैं तो एक प्रोफ़ेसर हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि एक्टिंग में जितना आप रिहर्स करेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे, चीज़ें बनती चली जाएँगी और उतने ही जोश-ओ-खरोश से एक्टर को अगर अ, अंदर से जागरूकता आती है, हुँ। तो मुझे लगता है वो बहुत ऊपर तक जा सकता है। सर थिएटर में कहते हैं कि शायद थिएटर में जो एक्टिंग करता है वो मास्टर्स होते हैं। एक्टिंग के मास्टर्स बनते हैं, उसकी एक्टिंग की बारीकियाँ बहुत अच्छी तरह से पता होता है। क्या ये वाक़ई सच है क्या सर? देखिए देवाशीष जी, थिएटर एक ऐसा माध्यम है, जिसमें क्या होता है कि एक अगर हमने कोई प्रोडक्शन शुरू की और उसमें कोई एक कैरेक्टर किसी एक शख्स को दिया गया है, तो उसकी हम रिहर्सल रेगुलर करते हैं और मुझे लगता है कि 2-3 महीने तक उसी एक प्ले को लेके हम लोग रिहर्स करते चले जाते हैं, रिहर्स करते चले जाते हैं। उसमें हम सामने वालों को भी देखते हैं कैसे एक्टिंग कर रहा है, डायरेक्टर कैसे डायरेक्शन दे रहा है। तो आपकी एक इंटीमेसी, आपकी एक आपस में तालमेल बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है और फिर उस एक कैरेक्टर को करते आप इतना मन जाते हैं कि आपको वो आपके अंदर कैरेक्टर ऐसा लगने लगता है कि जैसे यार मैं राजन कपूर नहीं हूँ, मैं खुद ये कैरेक्टर कर रहा हूँ कि मैं अगर इसमें एक इंजीनियर का रोल कर रहा हूँ, तो मैं इंजीनियर हूँ यार, मैं एक्टर नहीं हूँ। तो आप इतना रम जाते हैं उसमें कि आपको लगने लगता है कि यार मतलब अ,
एक्टिंग वाकई एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम लोग अपने अंदरूनी भावों को पेश कर सकते हैं। तो कहते हैं तो एक्टिंग जो करते हैं सर उनको जो थिएटर करते हैं उनको किसी भी किरदार दे दो वो तुरंत रम जाते हैं अपने अंदर, डाल लेते हैं अपने आप को कि फट से प्रेज़ेंट करते हैं। हाँ, तो उसके पीछे रीज़न यही है ना कि हम लोग थिएटर करते-करते बहुत सारे प्लेज़, बहुत सारे कैरेक्टर कर कर के इतने मन जाते हैं कि हम जो भी कैरेक्टर करते हैं उसमें फिर आप मतलब ढल जाते हैं, घुसते चले जाते हैं। और वैसे से कोई कैरेक्टर, वैसी सी कोई चीज़ें जब आपके सामने दोबारा आती हैं, आपको वो चीज़ें बहुत ईज़ी लगती हैं, आ आप उसमें बहुत ईज़िली एंटर कर जाते हैं। आपका सर फ़ेवरेट कैरेक्टर क्या था सर थिएटर में? कैरेक्टर हाँ जी सर। देखिए, मैं जो कैरेक्टर करता हूँ मुझे लगता है मेरे कैरेक्टर सारे ही फ़ेवरेट होते हैं, बट ये एक तो होता है दिल के पास। वो ऑडियंस के लिए होता है सर। अच्छा, हाँ, दिल के पास मतलब हम अगर पहला प्ले मैंने किया या पहला पहला कोई मैंने एक्टिंग कंसाइनमेंट लिया है, तो मैं उसको दिल से ही करूँगा। ये कितना सफल होते हैं उसमें वो नहीं कह सकते हम। जिसमें आपको लेकिन हाँ, लगा है अपनी लेकिन कि एक्टर अगर कुछ करता है तो वो दिल से ही करता है और वो चाहता है कि मेरे सारे कैरेक्टर हिट हो। वो तो हाँ, सर पब्लिक के लिए है ही है, ऐसे हाँ। सामने वाला तो तो देख रहा है। सामने हाँ, पब्लिक जिस कैरेक्टर को हाइलाइट करती है, जिस चीज़ों को आगे लेकर जाती है, उसमें फिर आप अपने आप को मतलब ढालते चले जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे को तो मदर का रोल अच्छा लगता है या पापा का रोल अच्छा लगता है या बड़े भाई का रोल अच्छा लगता है। कोई-कोई हाँ, होता है उसको वो किरदार में उसको सूट करता है। तो अच्छा। ऐसे राजन जी के कोई ऐसा कोई है जो दिल में हाँ, ये एक्टिंग अगर मेरे को अगर ये एक्टिंग में दम है यार, ये एक्टिंग मुझे मिले तो मैं फाड़ दूँगा स्टेज। हाँ। ऐसा नहीं, कौन-सा कुछ है दिल एनर्जेटिक में? कैरेक्टर मुझे लगता है कि मुझे कोई भी मिलेगा तो मैं ज़ाहिर बात है कि उसको बहुत अच्छे से करूँगा। और एनर्जेटिक कैरेक्टर मुझे शुरू से ही बहुत एक्साइटेड लगते हैं। मैं बड़े जोशो-खरोश से चीज़ों को करता हूँ और इंटेंस कैरेक्टर भी करता मतलब थिएटर करने के बाद इतना एक्सपीरियंस आदमी को हो जाता है कि फिर वो कैसा भी किरदार हो, कैसी भी चीज़ें हों, चाहे वो इंटेंस हो, चाहे वो अपना आप एग्रेसिव कैरेक्टर हो, जैसा भी कैरेक्टर होगा, एक्टर उसको कोशिश ये करेगा कि अपनी तरफ से अच्छा उसको अ, पेश करने की कोशिश करे, ताकि ऑडियंस उसको एन्जॉय करे। सर ये उर्दू वर्ड्स जो होते हैं थिएटर में सर बड़े इम्पैक्ट डालते हैं सर इस चीज़ में। तो ये जो नॉन उर्दू लोग होते हैं वो हाँ, उसको पकड़ना उसके अल्फाज में उसी बोली में बोलना। आपने कैरेक्टर कोई प्ले किया था सर किसी में? नहीं वो तलफ़्फ़ुज़ वही मैं कह रहा हूँ जैसे हम थिएटर करते हैं, जैसे हम चीज़ों को सीखते हैं, तो तलफ़्फ़ुज़ इंसान मतलब धीरे-धीरे करते-करते, कोशिश करते-करते वो चीज़ें आ ही जाती हैं मुझे लगता है। और उर्दू ज़बान तो एक मीठी ज़बान है, शुरू से हमारे पूर्वज, हमारे वालिद साहब बहुत अच्छी उर्दू बोला करते थे। हम लोग मतलब हम तो नहीं, लेकिन हमारे पूर्वज मतलब बेसिकली पाकिस्तान से आए हुए थे, तो वहाँ उर्दू ज़बान की बहुत वैसे ही बहुत लगाव था और उर्दू ज़बान बहुत मीठी ज़बान है। अगर आप कोशिश करें तो बहुत ईज़िली आप उसको पकड़ सकते हैं। सर एक डायलॉग सर उर्दू वाला कोई आपका फ़ेवरेट कुछ हो? बहुत सारे डायलॉग्स हैं, फ़ेवरेट उर्दू का एक क्या आप कहेंगे, सारे डायलॉग्स हम आपके सामने रख अरे देंगे। सर एक छोटा-सा छोटा-सा सर कुछ। आज ज़माने के जिस दौर से आप गुज़र रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ़ हैं तो मेरे अफ़साने पढ़िए। अगर आप इन अफ़सानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ये ज़माना नाक़ाबिल बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयाँ हैं वो उस अहद की बुराइयाँ हैं। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं। जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है, दरअसल वो मौजूदा निज़ाम का नुक्स है। क्या कुछ ऐसी बात है! चीज़ें क्या बात है सर! सर यहाँ लगता है सर डायलॉग्स। तो यही तो राजन राजन सर यही तो मैं पूछना मतलब यही जानना चाह रहा था सर। उसके बाद आपकी जो जर्नी स्टेज, थिएटर, डायरेक्शंस, मूवीज़ में भी आपने बहुत सारा काम किया सर आपने। हाँ, उसके बाद थिएटर करने के बाद वही मैं बता रहा हूँ आपको दिल्ली में बहुत सारे सीरियल्स बनने शुरू हो गए थे 1995 में जब कश्मीर की प्रॉब्लम चल रही थी। तो उन दिनों हम लोगों ने श्रीराम सेंटर से नया-नया एक्टिंग कोर्स किया था 91-92 की बात है। तो मतलब मोस्टली डायरेक्टर को अप्रोच करना, दिल्ली में ही रह के काम करने की इच्छा थी तो मिलने जाते थे लोगों को। तो धीरे-धीरे मुझे सीरियल्स में मतलब एज़ एन एक्टर काम मिलना शुरू हो गया था। कश्मीर के बहुत सारे सीरियल मैंने मेरे मेरे ख़्याल से 50-60 सीरियल्स मैंने कश्मीर के किए हैं। उसके बाद फिर अदरवाइज़ काफ़ी दिल्ली में और बहुत सारे सीरियल्स होते थे जैसे 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में वही उसी टाइम ये सीरियल कुछ शुरू हुए थे 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के। तो उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स किए थे। फिर बॉम्बे में मैंने अमृत सागर के साथ आँखें किया उसके आगे क्या? 26 एपिसोड किए। फिर अमृत सागर के छोटे भाई थे शक्ति सागर,
उनका एक सीरियल था बच के रहना रे, उसके मैंने 13 एपिसोड्स किए थे। उसमें मैंने एक कैप्टन का रोल किया था। एक जैसे टाइटैनिक फिल्म थी, वैसे ही उसमें एक अपना शिप के ऊपर बच्चे आते हैं और वो शिप डूबने लगता है, तो कैसे अपनी जान पे खेल के मैं उन सब बच्चों को बचाता हूँ और आखिर में मैं शिप में डूब जाता हूँ। और क्या बात मैं, है! हाँ, तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत मज़ा आया था करने में। तो उसमें काफ़ी जुड़े हुए थे लोग। इवन रामानंद सागर साहब भी सेट पे आते थे। जब हम एक्टिंग कर रहे थे इसमें आँखें में, तब भी रामानंद सागर साहब आते थे और अच्छा हमको बहुत एप्रिशिएट करते थे। मतलब जब हमारे कंधे पे हाथ रखते थे, हमें लगता था कि एक बुज़ुर्ग ने आशीर्वाद दे दिया है, और वो हमें बहुत प्रभावित करता था। सर ये जो आपका थिएटर और वहाँ से लेके मूवी जर्नी एक साथ ही बैलेंस करना बड़ी मुश्किल होता है या कर लेते हैं सर ऐसे? प्रोजेक्ट के ऊपर है। जैसे आज हम थिएटर का कोई प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है, तो थिएटर के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। अगर हमने कोई मूवी पकड़ लिया, तो फिर मूवी के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो वैसा सा वातावरण, वैसी सी चीज़ें। तो जैसे-जैसे आप लोगों से मिलते रहते हैं, आपके रिलेशन बनते रहते हैं, आप अपने आप को बहुत कम्फर्ट ज़ोन में मिलना शुरू कर जाते हैं लोगों के अच्छा साथ। थिएटर में तो रीटेक नहीं होता सर थिएटर में हाँ, ये ज़ाहिर-सी बात है और कि कैमरा के सामने आप दोबारा कर लोगे। हाँ, तो चैलेंजेस क्या है सर इसमें? ऐसा है देवाशीष जी, जैसे फूल है गुलाब का, उसको आप कहीं भी छुपा के भी रख देंगे ना, तो वो अपनी खुशबू छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ऐसे एक कलाकार जो होता है ना, उसमें जो अभिनय क्षमता होती है ना, उसको बहुत दिनों तक आप मतलब छुपा के नहीं रख सकते। वो कहीं न कहीं ना निकल के सामने आएगी ही आएगी। आज नहीं तो कल, लेकिन वो चीज़ें निकल के आएँगी। तो वही है कि चाहे वो फिर थिएटर हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो टेलीविज़न सीरियल हो, वेब सीरीज़ हो, एक्टर तो एक्टिंग ही करेगा। बस थोड़ा-सा उसमें ये फ़र्क होता है कि उसमें माध्यम का फ़र्क होता है कि इसमें हमें क्राफ़्ट में हमें कैमरे के सामने एक्टिंग करनी होती है, उसमें हम साउंड का हमें ध्यान रखना होता है, हमें लाइटिंग ट्रिक्स के बारे में ध्यान रखना होता है, जब हम सिनेमा कर रहे होते हैं, जब हम टेलीविज़न सीरियल कर रहे होते हैं, और जब हम थिएटर कर रहे होते हैं, तो उसमें मतलब थिएटर बेसिकली अगर देखा जाए, तो थिएटर जोश का माध्यम है। उसमें जितना जोश आप दिखाएँगे, उतना सामने वाली ऑडियंस आपसे प्रभावित होगी। और जो हमारी ये सिनेमा है, हमारा ये सीरियल्स हैं, ये बहुत होश का माध्यम है। इसमें हमें ये भी पता है कि भैया हमें इस लाइन को क्रॉस करके थोड़ा-सा आगे नहीं जाना है। अगर हम आगे जाएँगे तो हमारा ये डायलॉग, हमारी ये लाइट, काट दें। हमारी ये चीज़ें कट जाएँगी। तो उसमें बहुत होश से हमें काम करना पड़ता है। तो उसमें पॉलिटिक्स चलता है बहुत ज़्यादा किस चीज़ में? फ़िल्मों में। जैसे कि एक्टर आए क्योंकि उसमें टाइम लिमिट जैसे थिएटर में होता है क्या एक्टिंग कर रहे हैं तो रिहर्सल करते हैं तो सब एक जगह यूनिटी होता है, हुँ, एक-दूसरे को जान पाते हैं। बट फ़िल्म लाइन में क्या होता है कि आज मेरा सेट पड़ा, किस डेट में इस जगह पे पड़ेगा हाँ, और वहाँ से एक्टिंग अलग-अलग जगह से आते हैं। वहाँ कुछ रिहर्सल्स होती हैं, एक साथ शूटिंग करते फिर आपस में फिर कट जाते हैं अलग-अलग वे में। हाँ। बट ये जुड़ना दोनों में इसमें अंतर होता है क्या सर रिलेशन में एक? नहीं, वो क्या होता है ना, बेसिकली एक्टर का अपना एक एक दायरा होता है कि कई लोगों के साथ आप काम करते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं यार, आगे से इसके साथ काम हम कर नहीं पाएँगे, क्योंकि ना हमारे टेस्ट का बंदा नहीं है। अच्छा। हमें उसके साथ इतना मज़ा नहीं आया काम करके। और कई बार आप किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ, किसी डायरेक्टर के साथ इतना डीपली अच्छे से काम करते हैं, इतना एप्रिशिएट आपको किया जाता है कि आपको लगता है कि नहीं यार, ये कभी भी बुलाएँगे ना, मैं आधी रात को भी हाज़िर हो जाऊँगा। तो वही है, और फिर एक ट्यूनिंग तो बन ही जाती है, मुझे लगता है। धीरे-धीरे काम करके जिस भी प्रोडक्शन हाउस के साथ आप काम करते हैं, आपने एक प्रोजेक्ट किया, दूसरा प्रोजेक्ट किया, तीसरा प्रोजेक्ट किया, तो इस तरीके से धीरे-धीरे आप मतलब उस प्रोडक्शन हाउस में एक अपनापन-सा महसूस करना शुरू कर देते हैं। आपको खुद से लगने लगता है कि नहीं यार, अम, अच्छा लगता है इनके साथ काम करके। पैसा किसमें ज़्यादा है सर? थिएटर और फ़िल्म नहीं, में? थिएटर में तो मतलब मैं नहीं कहूँगा क्या आपको कि दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। हाँ, कहीं क म हमने सुना ज़रूर है, मैंने इतना काम नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि अगर वेस्ट बंगाल या बंगाल में आप जाके करते हो, तो वहाँ बहुत प्रोफ़ेशनल थिएटर होता है। लेकिन दिल्ली में पैसा नहीं है, थिएटर में नहीं है पैसा। हाँ, सिनेमा हम लोग करते हैं, सिनेमा में आपको मिलता है पैसा, लेकिन दिल्ली में उतना काम है नहीं सिनेमा का अभी। उसके लिए फिर आपको रास्ते खोजने पड़ते हैं, कभी आप बॉम्बे जा रहे हैं, कभी आप कहाँ शूट कर रहे हैं, कभी आप कहाँ शूट कर रहे हैं। लेकिन पैसा फिर है, सिनेमा में ही पैसा है। क्योंकि सर आपने अभी ज़िक्र किया बंगाल, बंगाल में उधर उड़ीसा हो गया उधर, वो यात्रा चलता है एक।
हाँ, जात्रा स्टाइल। जात्रा में थिएटर्स होते हैं हाँ, बड़े-बड़े, हाँ, वहाँ पर मैंने बचपन में देखा है, अभी भी हाँ। देखा है, जब भी जाता हूँ, मैं उड़ीसा से बिलॉन्ग करता हूँ। हुँ, वहाँ जात्रा लगते हैं, वहाँ ट्रिपल स्टेज के लगता है कि बंदा यहाँ हुँ। एक्टिंग कर रहा हो तो एक वहाँ एक्टिंग करे, कि वहाँ एक्टिंग, डबल स्टेज भी होते हैं वहाँ पर। ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, हाँ, जीप चलती हैं, मतलब इस तरह के थिएटर भी होते हैं सर। हाँ, प्रोफ़ेशनल थिएटर वो। तो इतने बड़े थिएटर, इतने बड़ा यूनिट होता है उनका, बड़े-बड़े आर्टिस्ट काम करते हैं, तो वहाँ लोगों में जो क्रेज़ है हाँ जी। ड्रामा, जी, थिएटर में, जी, जी। बट ये जो आज की तारीख की जो मॉडर्न, जो हम बुक माई शो से जाते हैं, तो मुझे वो चीज़ कहीं कमी लगती है कि ये सीट फुल नहीं होते हैं। हुँ, 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 हुँ। पूरे थिएटर में आपको मुश्किल से मुश्किल अगर वीकेंड ना हो, तो 50-100 लोग से ज़्यादा नहीं होते। तो क्या सर ये आर्टिस्ट को खलता है सर ये बात? ज़ाहिर-सी बात है खलता है क्योंकि एक तो नंबर एक ये है कि पैसा नहीं है, एक्टर को कभी पैसा मिलता नहीं है। नंबर 2 क्या है कि उतनी फैसिलिटीज़ एक एमेच्योर ग्रुप नहीं दे पाता है। ना तो एक्टर को दे पाता है, ना वो इतने बड़े-बड़े हॉल्स में हॉल बुक करा पाता है कि आप वहाँ बड़े-बड़े शोज़ कर सकें और ना ही उतना एक्सपेंस कर पाता है। क्योंकि टिकट्स की सेल उतनी होती नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं कि 50-60 लोग होते हैं, 70 लोग होते हैं, तो हॉल का किराया भी नहीं निकल पाता, तो कहाँ से देगा वो आर्टिस्ट को पैसा? तो हाँ। इससे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा सर, बच्चों को नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा जो नए ये जनरेशन को? इनिशियल मतलब हम वही कहेंगे कि इनिशियल स्टेज जो होती है, बच्चे जब सीखना कुछ चाहते हैं, तो तब वो शोज़ करते हैं, चीज़ें करते हैं, राइट। ताकि वो चीज़ों को सीख जाएँ। शोज़ करके कम से कम एक अपने आप को उस फ़ील्ड में आगे लाने के काबिल बन सकें। और बाकी बहुत बड़े ग्रुप्स हैं, अब आजकल तो काफ़ी बड़े-बड़े ग्रुप्स आ गए हैं, वो मतलब थिएटर कर रहे हैं दिल्ली में आके, बॉम्बे के ग्रुप हैं कुछ एक तो वो थिएटर कर रहे हैं और उससे उनको अच्छी अर्निंग है क्योंकि उनके पास बजट है, उनके पास चीज़ें हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को गवर्नमेंट से बहुत बड़े-बड़े ऐड मिलते हैं, बहुत बड़ा पैसा मिलता है, तो वो बड़े शोज़ कर सकते हैं। लेकिन अमेच्योर ग्रुप, छोटे ग्रुप ऐसा काम मतलब उनकी अर्निंग नहीं होगी तो कैसे करेंगे वो बड़े शोज़? फिर भी एनएसडी गवर्नमेंट का भी थोड़ा-सा कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनका भी कसूरवार मैं मानूँगा, क्योंकि उतना ज़्यादा एक्सपोज़ नहीं करते हैं थिएटर को। बस लगा देते हैं, क्योंकि पिछली बार भी मैंने देखा था हुँ। एनएसडी का ड्रामा हुआ, कुछ नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये कहीं न कहीं सारे जितने भी थिएटर ग्रुप्स हैं, तो इनको मिल के कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए इस मुद्दे पे। स्टेप तो लेते भी हैं और ले भी रहे हैं, लेकिन स्टेप लेने से ये है ना कि ऑडियंस कैसा है, सबसे मेन चीज़ तो ये है ना। राइट। अब आज की नई जनरेशन सारी खोई हुई है, यूट्यूब में खोई हुई है, कुछ अपना रील्स में खोई हुई है चीज़ें। तो उतना टाइम उनके पास होता ही नहीं कि जाके थिएटर देख के आएँ या थिएटर करने की ओर रखें। जो जिनको बहुत शौक है, बहुत मतलब थिएटर से प्यार करते हैं, उसमें वही वही आप सही कह रहे हैं कि 100, 200, 500 लोग ही होते हैं जो मतलब नहीं जी ड्रामा है, आपने ड्रामा देखने के लिए जाना है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि आज की जनरेशन मतलब स्पेशल जाएगी, कोई उनको पासेस दे दे या कोई उनको बहुत फ़ोर्सफुली बोले कि आपने आना है हमारा शो देखने के लिए और बहुत आपकी जान-पहचान होगी, तभी वो लोग वहाँ पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद भी उनका बहुत बड़ा एहसान होगा हम पे कि देख लो भाई साहब हम आपका शो देखने के लिए आए हैं। हैं? तो आप हमें थैंक यू बोलो और कोल्ड ड्रिंक पिला दो ताकि मतलब यार आने का फ़ायदा तो हो। सर इतना मेहनत करते हैं एक्टर्स जो थिएटर्स करते हैं, रिहर्सल्स होती हैं, काफ़ी रिहर्सल्स करते हैं, फिर एक बार लास्ट अंत में आके वो थिएटर में फाइनल प्ले करते हैं। कोई टेक नहीं, कुछ नहीं। मतलब तो ये यही थोड़ा-सा लगता है कि एज़ ए आर्टिस्ट, मतलब कि कम से कम सबको देखना चाहिए। मैं भी अपील करूँगा सबसे कि थिएटर जहाँ भी हो, आपको जाना चाहिए, देखना भी चाहिए। कलाकार को प्रोत्साहन मिलता है प्रोत्साहन इससे। करना चाहिए। मिलना चाहिए, हाँ, होना चाहिए जब सर। जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, ऑडियंस हमें नहीं मिलेगी, मतलब आर्टिस्ट कैसे अपने आप को प्रूव करेगा कि हाँ, वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? सर एक चीज़ है कि आपका इंस्टीट्यूट भी है सर, जी, डिज़ायर नाम से। जी, जी। तो यहाँ पर आपने ये इंस्टीट्यूट खोलने का कैसा प्लान किया सर? देवाशीष जी, एज़ एन एक्टर काम करते-करते मुझे ये लगा कि यार दिल्ली में मतलब उस लेवल पे काम हो नहीं पाएगा, जिस लेवल पे मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, जो हम लोग नए एक्टर बना सकें, नए एक्टर पैदा कर सकें दिल्ली में, ताकि कम से कम ये तो रहे ना कि अगर हम इस फ़ील्ड में आए हैं, तो कम से कम एज़ एन एक्टर हम इतना मतलब काम दिल्ली में नहीं कर पाते, तो कम से कम किसी को हम शिक्षा तो दे रहे हैं, किसी को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित तो कर रहे हैं। उसी वजह से मैंने ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था और काफ़ी 15 साल हो गए हमको करते हुए। अच्छे बच्चे आते हैं, सीखते हैं, काम भी कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो होना चाहिए था क्योंकि तब इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट थे नहीं दिल्ली में, 3, 4, 5 थे।
तो जब हम लोगों ने शुरू किया था उसके बाद तो अब तो खैर काफ़ी हो गए हैं। बच्चे आते होंगे ऐसे भी कि भैया मैंने सीख लिया कि मैं ना अब मैं एक्टर बन गया, शाहरुख बन गया। ऐसा कभी फीलिंग्स आते हैं सर? एज़ ए आप तो नहीं एक गुरु है। हाँ, नहीं, जब बच्चा आता है, जब उसकी एंट्री मतलब गेट से अंदर होती है तो सबके अंदर होता है कि यार हम कुछ हैं। हुँ। लेकिन जैसे ही हम लोग उससे बात करते हैं, जैसे ही उसको एक प्लेटफ़ॉर्म देते हैं कि भैया कुछ परफ़ॉर्म करो, तो उसको पता लग जाता है कि भैया मेरी रेंज इतनी है, खत्म। अभी मुझे बहुत सीखने की ज़रूरत है। तो मैं तो ऐवें ही उछले जा रहा था भई, इसमें तो बहुत मतलब अंदर तक डीपली जाना पड़ता है। तो देखने से चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब हम उसको करते हैं, जब हम उसमें अंदर तक जाते हैं डीपली, जब हम उसको अ, नीचे तह तक जाकर महसूस करते हैं, तब पता लगता है कि नहीं चीज़ें तो बहुत गहराई वाली हैं यार ये। तो बहुत ईज़ी हम समझ रहे थे, इतनी ईज़ी होती नहीं है। तो कितने साल के कोर्स कराते हैं सर आप? नहीं, इसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ होते हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ कोर्सेज़ भी होते हैं। शॉर्ट टर्म में हम लोग 6 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, 1 साल का होता है। तो इट्स डिपेंड ऑन कि बच्चा कितना कितना जल्दी उसमें क्या आप ग्रो करता है। क्या सिखाते हैं सर? एक्टिंग में बेसिकली तो सबसे पहले मैंने वही कहा है कि जितना हो सकता है सीन्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं, मोनोलॉग्स के ऊपर काम करते हैं क्या ताकि होता है बच्चे सर? की हाँ, थोड़ा-सा हाँ, थोड़ा-सा उसे बड़ा लंबा बच्चे करेंगे सर? बच्चे की थोड़ी-सी ज़बान साफ़ हो, उसको थोड़ा तलफ़्फ़ुज़ के बारे में नॉलेज करें, उसको थोड़ा मॉड्यूलेशन के बारे में बताएँ। कई लोग मतलब दिल्ली से नहीं होते तो उनकी ज़बान उतनी साफ़ नहीं होती है, जैसे कई बच्चे बिहार से आते हैं, तो उनका उनका वो अपना हाँ, उनका मदर अपना टंग मदर टोन वैसा-सा होता है कि घोड़ा सराग-सराग दौड़ रहा है, तो दौड़ता ही चला जाएगा। अच्छा। हाँ, तो उसको धीरे-धीरे कैसे पॉलिश करना है, कैसे उसको मेहनत करनी है, कैसे उसको सामने लाना है। तो जैसे-जैसे वो कोशिश करता है वैसे-वैसे फिर चीज़ों को इम्प्रूव करता चला जाता है। तो मतलब वॉइस एंड स्पीच का बहुत बड़ा हाथ होता है एक्टिंग कोर्स के दौरान कि आपकी वॉइस और स्पीच जिसके माध्यम से हम सामने वाले के ऊपर मतलब डायलॉग डिलीवरी देते हैं या अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जब तक आपकी वॉइस क्लियर नहीं होगी, आपकी ज़बान साफ़ नहीं होगी, आप अपनी बात को रख नहीं पाएंगे। आप अपनी बात को कैसे समझा पाएंगे कि मैं ये कहना चाहता हूँ। आपको सबसे टफ़ क्या लगता है बच्चों को पढ़ाने में सर, स्टूडेंट्स को? डिक्शन और स्पीच, क्योंकि आजकल के बच्चे ना मतलब हिंदी उतनी अच्छी बोल नहीं पाते। आजकल दिल्ली में वैसे ही मुझे लगता है कि मिक्स कल्चर, हिंग्लिश हिंग्लिश टाइप का इंग्लिश। कल्चर चल रहा है। हाँ। यस, मतलब 2 बातें हिंदी में और फिर 3 बातें अंग्रेज़ी में, फिर 2 बातें हिंदी में और 3 बातें अंग्रेज़ी में, तो वो कल्चर चल रहा है। तो धीरे-धीरे बच्चों की ज़बान में वही वही सब चीज़ें आती चली जा रही हैं। तो उससे निकालना बड़ा मुश्किल होता है, जो बहुत टफ़ प्ले हम लोग करते हैं या बहुत टफ़ कोई प्रोडक्शन होती है, तो उसमें उतनी जल्दी वो कर नहीं पाते। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक फिर कर नहीं पाएँगे वो। तो उन्हें वो सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं, सब तो चीज़ें फिर करवानी उसके पड़ती हैं। हिसाब से फिर वो फिर उनको जॉब भी मिलता होगा उसी हिसाब से? हाँ, जाकर प्रोडक्शन हाउसेज़ में जब वो अपने आप को ऑडिशन देते हैं, मिलते हैं लोगों से, तो ज़ाहिर-सी बात है काम तो मिलना शुरू हो ही जाता है। और अभी आगे के सर जैसे कोई मूवी, बड़ी मूवी प्रोडक्शन कुछ करने का कोई प्लान है क्या सर? अपना तो अभी कुछ नहीं कर रहा मैं, लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे बड़ी मूवी एज़ एन एक्टर मिलती है, तो मैं ज़ाहिर-सी बात है कि एज़ एन एक्टर उसमें चाहूँगा कि मैं उसमें एक्ट करूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है ऐसी। हाँ, लोगों से मिलना-जुलना हो रहा है, अगर कुछ ऐसा होता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि अ, आपके सामने आएगी वो। सर कभी चैलेंजेस होते हैं कि घर में तो आपके घर में भी सारे क्रिएटिव लोग ही हैं सारे एक तरह से, सपोर्ट करते हैं आपको सारे। तो घर से बाहर भी आपका बहुत ज़्यादा शेड्यूल बनता है, तो मैनेज फैमिली और एक्टिंग दोनों को मैनेज करना टफ़ है क्या सर? कैसे करते हैं? नहीं, अगर अगर आप मतलब फैमिली को फैमिली के हिसाब से टाइम दे रहे हैं और अपना अपने प्रोफ़ेशन को अपने प्रोफ़ेशन के हिसाब से टाइम दे रहे हैं, बच्चों को बच्चों के हिसाब से टाइम दे रहे हैं, तो कोई भी चीज़ मैनेज करना हो मुझे जाता है सर ये? नहीं, मुश्किल नहीं है, मुझे नहीं लगता मुश्किल है। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। एक्चुअली हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हम। जब हम लोग चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते तो हौच-पौच हो जाती है। कि शूट्स आउटडोर ज़्यादा होते होंगे, तो फिर फैमिली इधर, बच्चे इधर, तो फिर ये एक कंबाइन करना वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है फैमिली नहीं, में। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं भी हैं, घर पे नहीं हैं और अगर आप मतलब उनसे टच में रहते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे आप मोबाइल के थ्रू उनसे टच में रहते हैं या अम, अ, आप आना-जाना बीच-बीच में रखते हैं। मतलब प्रोडक्शन के दौरान अगर कोई छुट्टी है तो आप आके घर में अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं।
तो वो चीज़ें ईज़िली मैनेज हो जाती हैं। फिर अगर हम इस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं तो फैमिली भी ज़ाहिर-सी बात है समझना शुरू कर देती है कि नहीं, इसने तो आज नहीं आना है। तो जो चीज़ें हैं वो मैनेज कर लेते हैं अपने हिसाब से। सर एक मिथ तो नहीं बोलूँगा, बहुत जगह ये ज़िक्र होती है। मूवीज़ हो गए, जो बड़े पर्दे हो गए, ओटीटी हो गए, ये लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है कहते हैं, जो नए एक्टिंग में जाते हैं। इसमें क्या आपका क्या राय है सर ये बात? नहीं, अब वो चीज़ें नहीं हैं देवाशीष जी, क्योंकि ना चीज़ें बहुत मतलब क्लियर हो चुकी हैं अब। बच्चे ना दिमाग से बहुत संतुलित हो चुके हैं। तो अब कोई बहुत जल्दी उनको ना बरगला नहीं सकता है। मिसगाइड करते हैं जाके। मिसगाइड पहले हुआ करते थे, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें ना बच्चे बहुत अवेयर हैं चीज़ों के साथ। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी और फिर आजकल तो मतलब ज़माना आपको पता है कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो बच्चे उन सब चीज़ों से अवेयर हैं, तो मुझे लगता है कि उनको मिसगाइड करना अब बहुत आसान नहीं है। मतलब सही अप्रोच के साथ बच्चा आगे जाएगा, सही अप्रोच के साथ काम करेगा। अगर वो अपने क्राफ्ट के बारे में जानता है, अपनी चीज़ों के बारे में जानता है, तो कोई मुझे नहीं लगता कि उसको बरगला सकता है। आप अगर मतलब अपने कैरेक्टर में स्ट्रॉन्ग हैं, तो कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकता है। हाँ, जहाँ आप लैक करते हैं चीज़ों को, जहाँ आप आपको लगता है कि नहीं यार मैं इन सब चीज़ों को मतलब मुझे नहीं क्राफ्ट के बारे में, मुझे चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो लोग मुझे हो सकता है कि मिसगाइड कर लें। लेकिन मोस्टली बच्चे अब जानते हैं कि नहीं, अब मुश्किल है किसी को मिसगाइड करना। नहीं, अभी तो सर जैसे लोग मूवी नहीं ज़्यादा बड़ी कम देखते हैं। मूवी भी उस तरह के मूवी नहीं आ रहे हैं मार्केट हुँ, में। हुँ। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छे आ रहे हैं। नए-नए एक्टर्स उसमें चांस मिल रहे हैं उनको। तो आपको क्या ये सही लगता है क्या, ये प्लेटफ़ॉर्म? बेसिकली एक्टर का काम एक्टिंग ही करना है। अब वो कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म हो वो उसके लिए तो कोई मायने नहीं रखता। अगर कोई अच्छे सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो ओटीटी पर आएँगे तब भी लोग उसको एप्रिशिएट करेंगे, देखेंगे। चाहे वो सिनेमा के माध्यम से सिनेमा हॉल पर आएँगे तब भी उसको लोग देखेंगे। कोई रील में भी एक अच्छा सब्जेक्ट अगर कोई सामने आता है तो उसको भी लोग एप्रिशिएट करते हैं। तो अब वो सब चीज़ें नहीं हैं कि नहीं आपको मतलब बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर अगर आप बॉम्बे जाके काम करेंगे तभी आप अच्छा काम कर पाएँगे, तभी आप ऑडियंस के सामने अपने आप को रख पाएँगे, ऐसा नहीं है, अब नहीं है ऐसा। अब आप छोटे से शहर में रहने के बाद भी अगर आप कुछ अच्छा आपके पास अच्छे सब्जेक्ट हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो आप उसको यूट्यूब के माध्यम से अगर सामने लाते हैं तो आप ऑडियंस में चहेते बन सकते हैं। पहले हुआ करता था कि नहीं आपको उसके लिए बॉम्बे ही जाना पड़ेगा राइट, या आपको किसी बहुत बड़ी संस्था के साथ जाके सीखना सीखना पड़ेगा, पड़ेगा, हाँ। चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी आप सामने आ पाएँगे। अब ऐसा नहीं है, अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं और एक एक्टर के लिए मतलब ये नहीं कि अपने नेटिव प्लेस या अगर अपने घर पे रह के वो नहीं करना चाहे काम या काम करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। वो यहाँ पर रहकर भी काम कर पाएगा। तो फिर आप ट्रैवल जैसे कि कहते हैं कि अभी जैसे साउथ ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है सर, मूवीज़ में और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में यूपी, बिहार वाले ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये मतलब क्या सब्जेक्ट के ऊपर ये डोमिनेट कर रहे हैं या क्या सर सोच है नहीं, आपका सर? डोमिनेट तो मुझे लगता है इसको वर्ड मेरे ख़्याल से तो कहना गलत होगा क्योंकि डोमिनेट तो नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर उनके पास वो चीज़ें हैं, उनके पास वो माध्यम है, उनके पास वो प्रोजेक्ट हैं, वो प्रोजेक्ट को सामने ला रहे हैं और लोग उसको लाइक कर रहे हैं। जब तक उनके पास वो सब्जेक्ट नहीं थे, जब तक उनके पास वो चीज़ें नहीं थी उनको सामने नहीं ला पा रहे थे क्योंकि तो मुझे लोग लगता है कि सर कहीं न कहीं वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए चीज़ों को दिखाते हैं। हाँ, मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ों को दिखाते हैं और लोग उसको लाइक कर रहे हैं। हाँ, अब बॉलीवुड वाले में ये होता नहीं, हाँ। फ़िक्शंस वाली चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा हो सकता है लोग थोड़ा उससे दूर जा रहे हैं सर, ऐसा कोई है? ऐसी कोई बात है क्या सर? अब बॉलीवुड में जो प्रोजेक्ट हैं वो रिपिटिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं कि वैसी सी फ़िल्म है, वैसे से रोल इस एक्टर को सूट करते हैं तो वैसी सी कोई स्टोरी लाके और उसी उसी को ही दोबारा परोस के सामने रखे जा रहे हैं। तो उसको मतलब देख-देख के लोग पक चुके हैं अब। ऑडियंस को एक नई चीज़ चाहिए, कुछ भी नहीं। आप अगर कल को कोई आपके पास अच्छा सब्जेक्ट है और आप एज़ एन डायरेक्टर काम करेंगे और सामने लेकर आएँगे, तो ऑडियंस ज़ाहिर बात है कि उसको एप्रिशिएट करेगी। लेकिन वही पुरानी सब चीज़ें आप लेके सामने आएँगे तो ऑडियंस कहेगी नहीं यार बेकार चीज़ें हैं, हटाओ इसको। तो वो चीज़ें हैं। तो जितनी अच्छी स्टोरी होगी, जितना ताज़ा स्टोरी होगी, जितना ताज़ा सब्जेक्ट होंगे, ऑडियंस उसको एप्रिशिएट करेगी और ऑडियंस उसको देखेगी, ऑडियंस उसको लाइक करेगी और
ज़ाहिर बात है कि वो प्रोजेक्ट अच्छा जाएगा ही जाएगा। तो साउथ में वो सब चीज़ें हैं कि उन्होंने उन सब चीज़ों को मतलब साउथ में तो टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं चीज़ें। उसको देखा-देखी मतलब हमारी इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री भी कोशिश कर रही है, बॉम्बे फ़िल्म इंडस्ट्री भी कोशिश कर रही है कि चीज़ों को सामने लेकर आए। और कई सब्जेक्ट अच्छे आए भी हैं। अभी बहुत सारी पिक्चर ऐसी आई हैं जो बहुत अच्छी हैं, आप उनको एप्रिशिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी केसरी आई है, बहुत ही अच्छी फ़िल्म है। साउथ की बहुत सारी फ़िल्में हैं जो सामने आ रही हैं, तो अच्छे सब्जेक्ट भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। तो चीज़ें अगर आप अच्छी कहानियों को सामने लेकर आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है ऑडियंस उसको एन्जॉय करेगी, एप्रिशिएट करेगी, चीज़ें सामने आएँगी। अगर मैं पूछूँ राजन कपूर जी को अगर कोई रोल दिया जाए अभी, क्या रोल प्रेफ़र करेंगे सर? ऑन द स्पॉट। मुझे तो सर जो भी रोल आप देंगे ना, स्वीकार होगा। अगर मैं आपको गुंडा का रोल दूँ, तो मैं एक बहुत डायलॉग कंफर्टेबल तरीके से करूँगा सर उसको। एक डायलॉग हो जैसे गुंडा आप मानिए गुंडा है सर, आप मुझे धमका रहे हो सर। खामोश, एहसान फरामोश, किस्मत खुल जाती है उन लोगों की जो हमारे पास बैठने की हिम्मत करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंखें दिखाने की? अगर इस तरीके से बात करनी है तो चले जाओ यहाँ से और आज के बाद मेरे सामने आकर अपनी शक्ल मत दिखाना। Get out! Get out from here! क्या बात है सर! क्या आप तो 1 सेकंड के लिए तो मुझे तो रोक ही दिया था सर। और बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके, और ऐसे सर बीच-बीच में मिलते रहिए आप हमारे साथ। मुझे लगता है कि राजन सर से बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिला, एक्टिंग, डायरेक्शंस और खूबियाँ। आप चाहे किसी भी फ़ील्ड में हो, अगर करने की मन हो तो आप कर सकते हैं। राजन सर, यहाँ आने के लिए बहुत थैंक यू। थैंक यू आपको बुलाने के लिए आशीष जी। मुझे भी अच्छा लगा दोबारा आपके साथ आज किया, कुछ बातें की, अच्छा लगा, मज़ा आया। और मेरी इच्छा है, मेरी बहुत दिली इच्छा है कि ये जो क्रिएटिव माइंड इंडिया का ये लगा हुआ है ना लोगों, मतलब ऐसे ही आसमान को छुए एक अरे दिन सर, आपकी अच्छे से ब्लेसिंग है आप। सर। हाँ, आपका ये चैनल बहुत ऊपर तक जाए, आप ऐसे ही बड़े-बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट करते रहें, अच्छा लगा मुझे बहुत। थैंक यू मेरी सर। शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। थैंक यू सर।